हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विथ मुक्ता। तो आज हम भारतीय विचारकों में रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1841 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1813 में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए एशिया और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में वैश्विक पहचान हासिल की। इनकी मां सरला देवी और इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ दोनों ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। महर्षि देवेंद्रनाथ एक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त और महान गुणी व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां उस समय भारत में होने वाले सभी परिवर्तनों पर दैनिक जीवन में चर्चा की जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में ही कविता रचना करना शुरू कर दी थी। इसके बाद इनकी काव्य रचना भारती नामक बंगाली पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा है कि इन्होंने जब ये 8 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने नाम को हिडन रखा, मतलब छिपा के रखा, और इनका एक भानु सिम्हा नाम करके पेट नेम से अलग ही नाम से भारतीय नामक बंगाली पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था। मतलब इनके नाम को छिपा के रखा गया था। इन्होंने 1901 में शांति निकेतन और 1921 में विश्व भारती की स्थापना की। शांति निकेतन में इसमें ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें बच्चे प्रकृति के गोद में या प्रकृति के निकट शिक्षा प्राप्त करें। इनका मानना था कि बच्चे प्रकृति के गोद में ही सीखते हैं, जो कि बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। मानव जाति, प्राकृतिक दुनिया और वैश्विक बंधुत्व की अवधारणा के प्रति टैगोर का गहरा लगाव है और ये सब उनकी साहित्यिक रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखने को मिलती हैं। स्पष्ट रूप से हमको उनकी साहित्यिक रचना में देखने को मिलती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित करने का भी कार्य किया है, जिसमें से यहाँ पे मुख्य प्रकार की जो इनकी शिक्षा की परिभाषा है, जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो इनकी जो मुख्य परिभाषाओं में से एक ये है कि शिक्षा का उद्देश्य सभी मानव क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप में अच्छे विचारकों और उपलब्धियों को हासिल करने वालों का तैयार करना है। एक शिक्षित व्यक्ति हर समय समाज और देश की सेवा के लिए तैयार रहता है। तीसरा परिभाषा है, शिक्षा का उच्चतम रूप वह है जो हमें न केवल जानकारी प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में तालमेल स्थापित करती है। रविन्द्रनाथ की परिभाषा के बाद अब यहाँ पे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इनके मतों की व्याख्या हम करेंगे, जिसमें से जो मुख्य हैं उसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोर देकर कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर जो शिक्षा प्रणाली लागू की थी, उसका उद्देश्य केवल व्यक्तियों को कलर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना और उनमें अपनी संस्कृति और दर्शन के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न करना था। इस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो औपनिवेशिक ब्रिटिश नियंत्रण से बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। फलस्वरूप इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिसमें प्रकृति के निकट शिक्षा की बातें कही गई थी।
इन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और इसी विचार के कारण उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो कि आश्रम शैली शिक्षा पर आधारित था। उनका मत था कि यदि शैक्षिक संस्थान प्राकृतिक परिवेश में स्थित हो तो एक विद्यार्थी की शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। इस दिशा में उनका पहला महत्वपूर्ण लेख तपोवन, जो कि 1910 में आया। इस लेख में टैगोर ने भावना की शिक्षा, जो कि हमें बोधेर साधना, ये एक बंगाली टर्म है, अधिकतर भावना की शिक्षा का एक नया विचार पेश किया। इन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक परिवेश में बच्चे कैसे रचनात्मक कौशलों को सीख सकते हैं, किसमें उसमें भावात्मक शिक्षा को दिया जा सकता है। इनके हिसाब से ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी जो कि बस एक कलर को ही जन्म देती थी, इन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना की और फिर फलस्वरूप इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आगे हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिनमें पहला है गीतांजलि, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। घर और दुनिया, गोरा, नस्त निरा, द ब्रोकन नेस्ट। अब हम मैक्सिमम आप देखेंगे तो द ब्रोकन नेस्ट के ही नाम से ही इनकी किताबें मिलती है। चोखेर बाली, सेसर कविता, काबुली वाला, डाकघर, आदिम, ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। आई होप मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इनकी रचनाओं में से कौन से आपने पढ़ा है। देन थैंक यू क्लास।